विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक है कक्षा 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। लगभग जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कंपटीशन के हिसाब से भी पढ़ेंगे और हमारे जो एनसीईआरटी की बुक्स का जो सिलेबस है उस हिसाब से भी साथ के साथ में तैयारी करते चलेंगे। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखिए परमाणु, अब परमाणु की संरचना की जो एटम के लिए जो मॉडर्न जो थ्योरी है वो शुरुआत होती है 18वीं सदी के बाद में। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जैसे फैराडे ने अपनी जो ट्यूब्स बनाई थी, वैक्यूम ट्यूब बनाई या निर्वात नलिका बनाई, या उसके साथ हम कह सकते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा भी हम इसकी शुरुआत बता सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लगभग जो महात्मा बुद्ध से उनसे भी 800 वर्ष पहले जो भारतीय जो वैज्ञानिक कह सकते हैं हमारे महर्षि कणाद, उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। तो महर्षि कणाद ने पहले बता दिया था कि द्रव्य की रचना सरल एवं अपरिवर्तनीय कणों से होती है, यानी कि उन्होंने पदार्थ को क्या बताया, वहाँ पर द्रव्य बताया। ठीक है, देखो बच्चों द्रव और द्रव्य दोनों में फर्क होता है। जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका ये है द्रव्य, ये ठीक है, ये द्रव्य होता है, यानी इसको हम बोलते हैं मैटर या पदार्थ कहते हैं। जो स्टेट होती है वो होता है हमारा द्रव। दोनों में कंपैरिजन है। ये तो क्या पदार्थ की एक अवस्था यानी लिक्विड है ये, और ये क्या है हमारा मैटर है। ठीक है बच्चों, दोनों को फर्क रखना। हम एक बात सोचो आप लोग कि यानी इतने साल पहले उन्होंने महर्षि कणाद ने बता दिया था कि ये परमाणु होता है। उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया था कि ये 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और उन्होंने इनके जो रिलेटेड जो नैसर्गिक गुण थे उनके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं जो मॉडर्न थ्योरी है। मैं आपको इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा हम इसको जोड़ते हुए ले चलते हैं। देखो इसके साथ में एक जैन दर्शन भी आता है कि महर्षि जो हमारे जैन धर्म के हैं उन्होंने भी इस द्रव्य को क्या कहा था। कई बार कंपटीशन जो छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछ ले जाता है। उस द्रव्य को बोलते हैं जैन धर्म के अनुसार पुद्गल। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार द्रव्य को या पदार्थ को क्या बोलते हैं, पुद्गल बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न जो हमारे एटॉमिक थ्योरी है। तो देखो इसकी शुरुआत होती है जॉन डाल्टन के सिद्धांत के द्वारा। जो जॉन डाल्टन कहाँ के थे ये सर, ये इंग्लैंड के थे, या हम कह सकते हैं ये अंग्रेज थे, और ये एक अध्यापक थे यानी टीचर थे ये। ठीक है, और ये समय कब का है, सन 1808 में। तो सबसे पहले जो ऑथेंटिक जो माना जाता है एटॉमिक जो हमारा सिद्धांत माना जाता है वो इन्हीं का माना जाता है, सर जॉन डाल्टन। इन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ का एक मूल कण होता है। ध्यान रखना इस बात का। डाल्टन के अनुसार क्या है सिद्धांत, परमाणु, देखो डाल्टन के अनुसार इसका सिद्धांत क्या है, परमाणु पदार्थ का, साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, पदार्थ का मूल कण होता है। हम छोटी से छोटी चीज़ को साथ में कवर करते चलेंगे। पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, सरल टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो ये बात किसने कही, डाल्टन ने बताया कि परमाणु पदार्थ का एक मूल कण होता है। अर्थात डाल्टन ने यहीं तक बात को फिक्स कर दिया कि परमाणु से छोटी और कोई चीज़ नहीं होती है। उन्होंने सीधे शब्दों में यही कहा कि परमाणु एक वह पदार्थ होता है जिसको और आप अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो हम एक चीज़ और देखते हैं इसमें। इन्होंने बताया परमाणु को कहते हैं एटम। ठीक है, अब जो एटम होता है वो बना है ग्रीक शब्द से। कौन से शब्द से बना है ये, ग्रीक। जो ग्रीक भाषा है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका मतलब होता है एटोमियो। ये किससे बना है ये, एटोमियो, ATOMIO। याद रखना बच्चों। ठीक है, एटम किससे बना है, ग्रीक शब्द से बना है जिसका नाम एटोमियो है। और इसका अर्थ क्या होता है,
जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता उसे हम एटम कहते हैं, या मैं और इसको बोलूँ कि अविभाज्य। अविभाज्य अविभाज्य जो कण होता है उसे हम एटम कहते हैं। ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ठीक है बच्चों, याद रखना इस चीज़ का। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अब हम इसके नियम पे आते हैं आगे। ये सिद्धांत ज़्यादा नहीं चल सका, ये धीरे धीरे जब इसके जो सब पार्टिकल्स थे जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जब इनकी खोज हुई तो उसके बाद में ये सिद्धांत अमान्य घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे मान लीजिए, अच्छी बात नहीं कमियां थी इसमें अच्छी बातें भी थी कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी सहायता से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या आराम से हम कर सकते हैं। जो रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है उनके नियमों की व्याख्या तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत ध्यान रखना इस बात का, ये इस चीज़ को बता नहीं सकता कि जो तत्वों के जो परमाणु बाहर हैं उनकी संयोजकता है और उनके गुण हैं वो अलग अलग। जो एक्सपेरिमेंट था परमाणु का उसके असफल होने के बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज शुरू हुई। तो अगले हेडिंग डालते हैं हम इलेक्ट्रॉन की खोज। अगले हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज। बच्चों हम आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में कई बार आपका टॉपिक रह जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। आज तो हमें इस बात का पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसके गुणों को, और हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस समय किसी को कुछ पता नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज संभव हो सकी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जाता है माइकल फैराडे का। क्यों? क्योंकि माइकल फैराडे ने क्या किया था, इलेक्ट्रोडों से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बताया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड ट्यूब का निर्माण किया। आपको याद होगा कि आज से लगभग 5-7 साल पहले हमारे घरों में जो टीवी लगाओ था जिसमें मोटी मोटी जो पिक्चर ट्यूब होती थी, उसमें कभी आपने देखा हो तो जो मोटा, आजकल तो LED LCD आती है, पहले नहीं आता था, तो उसमें जो पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड ने लिखा होती है। उसमें क्या होता है, वैक्यूम होता है, उसमें निर्वात होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब संभव हुई, जब माइकल फैराडे जिन्होंने सन लगभग 1830 के आसपास अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और उन्होंने ही इलेक्ट्रोडों से पदार्थ को निक्षेपित करवाया था। यानी मान लीजिए फैराडे ने बताया, देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। जो माइकल फैराडे थे, माइकल फैराडे, ठीक है, उन्होंने निर्वात नलिका, निर्वात नलिका, एक ऐसे ट्यूब होती है, ऐसे ट्यूब होती है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने इलेक्ट्रोड रखे और इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ा गया, करंट से, वोल्टता से। इन्होंने इधर करंट दिया इसको और यहाँ पर इलेक्ट्रोड रखे और इन्होंने देखा कि जब हम यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, यानी लगभग 10,000 वोल्ट, यानी कि इसको ज़्यादा इन्होंने वोल्टता दी, तब इनके जो पदार्थ हमने रखी या कोई धातु रखी उनमें से इलेक्ट्रॉन्स या कुछ पार्टिकल्स निकले, कुछ पार्टिकल्स निकले। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कैथोड किरण। तो मैंने देखो इसको इधर से इधर बनाया ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। ये देखो इधर, ये लीजिए, ये क्या है, कैथोड नलिका है, ठीक है। ये क्या अपनी एक ट्यूब है। हमने किसी भी पदार्थ के 2 इलेक्ट्रोड रख लिए, या मैं बोलूँ कोई पदार्थ आपने इधर रख लिया। एक सिरा इसका कैथोड है और एक सिरा क्या इसका एनोड है, ठीक है। इसको हमने किससे जोड़ दिया यहाँ पर, सर हमने यहाँ पर इसको करंट से या बैटरी से, उच्च वोल्टता से, उच्च वोल्टता के साथ में। लगभग इसका वोल्टता कितनी थी, लगभग 10,000 वोल्ट। याद रखना बच्चों, कितनी वोल्टता है इसकी, 10,000 वोल्ट। और यहाँ पर इसमें दाब कैसा रखा गया, निम्न दाब, निम्न दाब। तो दाब कितना रखा गया, लगभग 0.01 mm, ठीक है। इसका दाब कम रखा गया था। क्यों कम रखा गया, क्योंकि आपको पता है जब हम इधर से इधर इसको वोल्टता देंगे तो जो हमारे जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, तो उनका पथ, जो उनका पथ है
वो इधर उधर न जाए या उनका पथ का विचलन न हो, इसलिए हमने क्या वोल्टता रखी। और दूसरा इसमें निर्वात भी लगाएंगे। देखो इसमें क्या था, साथ में इधर भी देखने के लिए इन्होंने लगा रखा था, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ये निर्वात के लिए लगा रखा था इन्होंने, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, ये निर्वात पंप भी इसको बोल सकते हैं। अब इधर से इन्होंने करंट चालू किया, इधर से करंट चालू किया तो वोल्टता कितनी है, लगभग 10,000 वोल्ट यहाँ पर करंट है, इधर आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, से इधर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किधर जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एनोड की तरफ जा रहे हैं। देखो देखो ध्यान से देखना बच्चों, एनोड की तरफ जा रहे हैं। और जो कैथोड से एनोड की तरफ, परिभाषा समझ लेना, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है उससे एनोड की तरफ जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, इनको हमने बोला है कैथोड किरणें। इनको हमने क्या बोला, कैथोड किरणें, याद रखना बच्चों, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ जो जा रहे हैं, जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड से निकले हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कैथोड किरणें। और कैथोड किरणों को ही आगे चलकर इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है बच्चों। तो देखो अब ये चीज़ क्लियर कैसे हो कि भाई ये इधर से कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं। तो देखो आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या किया इन्होंने कि हाँ ठीक है, इधर देखो, अब जो एनोड था उसके पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड का एक लेप कर दिया। इधर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, जिसे हम बोलते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ। स्फुरदीप्त पदार्थ का मतलब क्या हो गया, अगर कैथोड किरणें इधर से निकल रही है और एनोड की तरफ आ रही है, सीधी आ रही है, ठीक है, और इधर हमने क्या कर दिया, जिंक सल्फाइड का यहाँ पर लेप कर दिया। यहाँ पर जिंक सल्फाइड का यहाँ पर क्या कर दिया, हमने लेप कर दिया। तो जब कैथोड किरण यहाँ पर इधर आके टकराएगी तो इधर से चमक उत्पन्न होगी, इधर से चमक उत्पन्न होगी। तो चमक से हमें ये क्लियर हो गया कि भैया इधर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं और जो एनोड की तरफ आ रहे हैं। और हमें इस बात का पता है कि इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव बच्चों। तो बच्चों यही था इसका। अब देखो ये हमारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर, वोल्टता का और दाब का, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड से पार्टिकल्स निकलेंगे, एनोड की तरफ आ रहे हैं, उसको देख लिए हमने यहाँ पर एक प्रतिदप्ति पदार्थ लगा दिया, जिंक सल्फाइड का हमने यहाँ पर लेप कर दिया। इधर किरणें आएगी, देखेगी, इधर यहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो हमने इतना जो सारा एक्सपेरिमेंट किया उसका निष्कर्ष क्या हुआ, तो हम निष्कर्ष को फटाफट शॉर्ट में लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। जो प्रयोग देखा या जो प्रयोग हमने समझा, उस प्रयोग की निष्कर्ष क्या है। देखो पहले निष्कर्ष निकला, कैथोड किरणें कैथोड से स्टार्ट हो रही है, एनोड की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने देखा था भी एक्सपेरिमेंट में कि ये कैथोड से स्टार्ट होती है, एनोड की तरफ जाती है। दूसरा, ये किरणें दिखाई नहीं देती है, ये हमें वहाँ पर उस ट्यूब में दिखाई नहीं देती है, परंतु हमने उस ट्यूब के जो एनोड के पीछे जो हमने स्फुरदीप्त प्रकाश, जो हमने जिंक सल्फाइड का जो प्रकाश जो हमने लगाया था, इसे हम बोलते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ, उससे अगर ये किरणें टकराएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात जब आप उस ट्यूब के ऊपर या उस कैथोड किरणों के आसपास में या विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएंगे तो किरणें सीधी सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा निष्कर्ष है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणें धनायनिक प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। अब हमें इस बात का पता है, अगर मान लीजिए हमें इस बात पता है समान समान के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। लेकिन अगर असमान है, दो असमान है तो उनके बीच में क्या होता है,
आकर्षण होता है। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो कैथोड किरणें जा रही है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो अपनी जो कैथोड किरणें हैं वो खुद क्या है, नेगेटिव प्रकृति की है। तो हमें इस प्रयोग से यही पता लग रहा है इस यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव प्रकृति के होते हैं। इसका हमें पता कैसे लगा कि जब आपने कैथोड किरणों के ऊपर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाए तो ये जो किरणें हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। अगला निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। ये बात भी हमें इसी सिद्धांत के द्वारा पता लगती है। अगला, इलेक्ट्रॉन के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। देखो कहने का मतलब क्या हो गया, मैं आपको इधर से अलग से थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी को देख लेते हैं। इसमें जो यहाँ पर जो किरणें निकल रही है कैथोड किरणें, इसमें जो यहाँ पर कैथोड किरणें निकल रही है वो इन इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरा, इसमें जो आपने जो गैस भरी है या आप इसमें जो गैस भरना चाहते हैं तो ये ना ही तो गैस पर डिपेंड करेगी और ना ही इन इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करती है। दोनों के ऊपर इन कैथोड किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है तथा उसका जो द्रव्यमान है उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब हम जे थॉमसन का प्रयोग करेंगे E/m ज्ञात करने का एक्सपेरिमेंट अब हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, जिसे हम कहते हैं E/m का मान ज्ञात करना। इसकी खोज E/m को किसने ज्ञात किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कब किया था? लगभग 1897 ईस्वी में। और बात एक ध्यान रखना, इसी कारण इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। लेकिन एक बात ध्यान हो रखना, आपको मैं बता देता हूँ, कभी पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन का नामकरण, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था? स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था? स्टोनी ने। ठीक है, तो अब हम अपने E/m के प्रयोग पे आते हैं। तो देखो आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सबको? देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है जो जे थॉमसन ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने। चित्र अनुसार आप देखिए, एक तो आपको कैथोड और एनोड, दो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं सबको। ठीक है बच्चों, दो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको एक कैथोड रे बाहर निकलती हुई सीधी दिखाई दे रही है। अब एक बात देखिए, आपको दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। एक तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिखाई देगा, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ माइनस आ रहा है। एक आपको चुंबकीय क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर इधर की तरफ देखिए आप, इलेक्ट्रोडों के ऊपर प्लस माइनस जोड़ दिया गया, अर्थात इसको वोल्टता दे दी गई। अब क्या किया गया, इसके 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। तो पहले बार हम क्या कर रहे हैं, केवल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ही लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल हम विद्युत क्षेत्र ही लगा रहे हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र लगाया गया तो जो इलेक्ट्रॉन थे जो इलेक्ट्रोडों से बाहर निकल रहे थे या कैथोड से बाहर निकल रहे थे, वो विचलित होकर किधर जा रही है? ए पॉइंट की तरफ। किधर जा रही है वो? ए पॉइंट की तरफ। अब देखिए ए पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है आपको, यानी कि जब मैंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉन का विचलन हो रहा है ए बिंदु की तरफ। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ए बिंदु की तरफ सीधा जाके कैथोड नलिका से आगे टकरा जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र ही लगा रहा हूँ, यहाँ पर पहले हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, अब की बार में क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र लगाऊंगा तो सी बिंदु की तरफ जाकर कैथोड किरणों से जो किरणें हैं वो जाकर नलिका से टकरा जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरे में क्या किया मैंने कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को मैंने एक साथ एक संतुलन के साथ में लगाया। दोनों को मैंने एक साथ क्या किया, यहाँ पर संतुलन के साथ लगाया। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि ये जो कैथोड किरणें हैं या जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो सीधे जा रहे हैं यहाँ पर और जाकर बी बिंदु की तरफ टकरा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात नोट किया आपने कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, या इलेक्ट्रॉनों के अंदर विचलन है जो क्यों हो रहा है, वो 3 बातों पर डिपेंड करता है।
वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो अपने इधर आ जाइए, वीडियो पे आ जाएगी आप इधर। तो इलेक्ट्रॉन का विचलन, इलेक्ट्रॉन का विचलन 3 बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें हैं मैं फटाक से लिख देता हूँ यहाँ पे। जो जे थॉमसन का जो प्रयोग था, तो जो अभी आपने समझा था उसको, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का विचलन होता है, कभी ए की तरफ जाता है, कभी सी की तरफ जाता है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला है कण का द्रव्यमान, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वजन, अगर उसका वजन कम होगा तो विचलन का मान ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, हल्की चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान होता है। दूसरा है कण पर नेगेटिव चार्ज अधिक होने पर, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर या उस पार्टिकल्स के ऊपर अगर नेगेटिव का चार्ज ज़्यादा है तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर किसी के ऊपर अगर एक चार्ज मात्रा ज़्यादा है तो वह दूसरे चार्ज से ज़्यादा अन्योन्य क्रिया करेगा, या जिसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन, या उससे मतभेद करेगा। तीसरा है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का विचलन भी बढ़ जाता है। अगर हम उस प्रयोग में या तो विद्युतीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं या हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जे थॉमसन ने क्या किया कि उसने विद्युत क्षेत्र भी देखा, चुंबकीय क्षेत्र भी देखा। इन दोनों को देखकर उसने एक चीज़ नोट की कि इनमें जो विचलन हो रहा है उन सभी को उन्होंने एक मान के द्वारा समझाया, जिसे हम कहते हैं E/m। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को आधार में रखते हुए उन्होंने E/m का मान ज्ञात किया। तो E का मतलब ऊपर वाला क्या है यहाँ पर, आवेश। ठीक है, और नीचे क्या है यहाँ पर, इसका द्रव्यमान, जिसका आपको डायरेक्ट याद करना है। E/m का मान होता है 1.75 × 10⁻11। अब देखो मात्रक कैसे लगाएंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है हमारे, क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। कूलाम को हम दर्शाते हैं C से बटा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया 1.75 10⁻11 कूलाम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम kg-1। ठीक है बच्चों, दोनों एक ही चीज़ यहाँ पर। तो मैं चाहूँ यहाँ पर लिख भी देता हूँ अलग से। ये क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का, क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये। ठीक है बच्चों, और ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, जिसमें हम पढ़ेंगे मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग, और उसके आगे फिर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।